सो वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो इरास्मस मुंडस पे होने वाली है कि इरास्मस मुंडस क्या है और इरास्मस मुंडस में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को उस तरह से नहीं समझ सकते उन तक भी ये चीज़ पहुंचे और वो लोग भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं कि इरास्मस मुंडस क्या है। तो बेसिकली इरास्मस मुंडस एक 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है जो आप यूरोप की 3 से 4 या 2 यूनिवर्सिटीज़ में आप परस्यू करते हो और उस दौरान आप डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा प्रोग्राम बार्सिलोना में मेरे 2 सेमेस्टर थे और उसके बाद मैंने मूव करना है इटली के लिए। और इसके साथ-साथ आपका कोर्स वर्क होता है पहले साल और दूसरे साल में आपकी एक इंटर्नशिप जो कि 3 महीने के लिए होती है और उसके बाद आप कोर्स वर्क के बाद मास्टर थीसिस करते हो। तो बेसिकली मास्टर्स की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि 1 साल आपने देना है कोर्स वर्क को, उसके बाद 3 महीने आप इंटर्नशिप को दोगे और उसके बाद के जो 8 से 9 महीने हैं वो आप अपने मास्टर थीसिस को दोगे और उसके बाद उसको डिफेंड करोगे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस प्रोग्राम से आपको मिलती है मंथली 1000 यूरोज़ और कुछ प्रोग्राम्स में 1400 यूरोज़ पर मंथ। अब इन दोनों प्रोग्राम्स में ये डिफरेंस है कि जो प्रोग्राम्स 1000 यूरोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोग्राम के इनिशियली और प्रोग्राम के एंड में 3-3000 यूरोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जस्ट टू रिम्बर्स द वीज़ा फीस और इंस्टॉलमेंट कॉस्ट और अकोमोडेशन, जस्ट टू मेक श्योर दैट आपके पास इनफ मनी हो स्टार्ट में और एंड में अगर आप वापस घर जा रहे हैं तो। जबकि वो प्रोग्राम जो 1400 यूरोज़ पर मंथ दे रहे हैं, उन प्रोग्राम्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको बस 1400 यूरोज़ ही प्रोवाइड किए जाएँगे ओवर द टाइम ऑफ 24 मंथ्स। तो ये था दोनों प्रोग्राम्स का डिफरेंस। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल हैं दोनों के अमाउंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। अब बात आ जाती है कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो किस यूनिवर्सिटी से मिलेगी, क्योंकि आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हैं। आपको जो डिग्री मिलेगी वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से मिलेगी। तो आप एट द सेम टाइम आप तमाम चारों यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट कहलाओगे। जैसे मैं अपने केस में बताऊँ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना स्पेन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटली और यूनिवर्सिटी ऑफ फारो पोर्चुगल, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट हूँ। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मेरे पास डिग्री होगी। तो इसी तरह हर प्रोग्राम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन तमाम की आपको डिग्री मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में जाते हो तो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स को कंसिडर किया जाता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते होंगे और ये कुछ कैंडिडेट्स से बेटर होंगे। ये एक नेचुरल पर्सपेक्टिव है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिलेगी। आपको आने के टाइम पर 3000 यूरोज़ और वापसी के टाइम पर 3000 यूरोज़ मिलेंगे। इसके अलावा 1000 यूरो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी जस्ट टू मेक श्योर कि आप अकोमोडेट हो सकें इजीली। तो जब आपको वो 3000 यूरोज़ स्टार्टिंग में मिलेंगे तो आपकी वीज़ा फीस, आपका टिकट, एवरीथिंग विल बी रीइंबर्स्ड विद इन दोज़ 3000 यूरोज़। सो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या वीज़ा फीस रीइंबर्स होगी, क्या टिकट फी रीइंबर्स होगी? तो मैं उनको बताता हूँ कि जब आपको 3000 यूरोज़ जो कि एक टोटल ओवरऑल इनिशियल इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो मोर देन इनफ है आपकी इन तमाम चीज़ों को इक्वेट करने के लिए। तो एज़ सच आपको वीज़ा के नाम पर या फिर टिकट के नाम पर कुछ इस तरह से इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन जो भी आपको मनी दी जाएगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि इज़िली आपकी ये तमाम चीज़ें रिकवर हो सकेंगी। तो इरास्मस की अगर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है इरास्मस का मोबिलिटी प्रोग्राम। आपको एक वक़्त में 2 साल के पीरियड में 2 से 3 या 3 से 4 कंट्रीज़ पढ़ने का मौका मिलता है और तमाम तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप उनका वर्किंग स्टाइल, आप उनका रिसर्च स्टाइल देख सकते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ आपको उन तमाम कंट्रीज़ में होने वाले त्यौहार, उनकी सेलिब्रेशंस, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये वन्स इन अ लाइफ टाइम किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक मोमेंट होता है कि वो यूरोप के 3 से 4 बड़े कंट्रीज़ में जाकर उनके अंदर शामिल हो सकता है, उनसे अच्छी चीज़ें सीख सकता है। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं इस वक़्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जिसकी तकरीबन 100 मुल्कों में बिज़नेस स्प्रेड है। क्योंकि ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मेरी मीटिंग्स होती हैं यूएसए में या फिर इंडिया में या फिर स्पेन के अंदर ही डिफरेंट साइट्स पे, तो काफ़ी सारे लोगों के वर्किंग स्टाइल को जानने का मौका मिलता है। और इसके अलावा मैं ये सीख पाता हूँ कि तमाम मुल्कों में एक मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है और उनके एम्प्लॉइज़ में कैसी क्या बात है कि वो कंपनी इतना ग्रो कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक आपके करियर डेवलप करने में बहुत ज़रूरी हैं, आपकी ओवरऑल प्रोफेशनल पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसा मौका सिर्फ मेरे ख्याल से इरास्मस के प्रोग्राम्स में ही आपको मिलता है कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपको किसी कंपनी में जाने का मौका मिले 3 महीने के लिए और आप वर्क करते हो इंटर्नशिप के तौर पे। तो ये तो हो गया कि मास्टर्स प्रोग्राम है क्या। अब किस तरह से और कौन-कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए वो देखते हैं। तो इरास्मस फंड्स बेसिकली कोई भी बैचलर स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएट होने के करीब हो या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो और विद सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो कोई भी इनमें से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ या फिर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो ऐसे में क्या अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जैसे मेरे केस में मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस था, बट स्टिल मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें कि इरास्मस मुंडस के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल आता है कि मेरी जीपीए जो है वो 3.4 है या 3.1 है और कुछ लोग कहते हैं बिलो 3 है, तो क्या ऐसे में मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? तो उसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ऐसा स्टूडेंट आने वाला है जो कि 2.5 जीपीए के साथ आ रहा है, बट उसके पास पब्लिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। तो कोई भी चीज़ इंडिविजुअली मैटर नहीं करती, लेकिन ओवरऑल आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रक्चर्ड है वो मैटर करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने अप्लाई कब करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अक्टूबर स्टार्ट हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अक्टूबर में आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की डेडलाइन्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये डेडलाइन्स चलती हैं जनवरी तक या फिर फ़ेब के मिड तक। तो आपने इरास्मस मुंडस कैटलॉग पे जाना है और अपनी प्रोफाइल्स के मुताबिक कुछ ऐसे प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जो आपकी प्रोफाइल से मैच होते हों
और उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना स्टार्ट करना है। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं उनके अंदर मोटिवेशन लेटर, आपकी सीवी, आपका रिकमेंडेशन लेटर और इसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी हैं। इसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो तभी आपको पता चलेंगे। तो ये तो आपकी बात हो गई कि आपने अप्लाई किस तरह से किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे करना है। और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगी कि किस तरह से आप अपना मोटिवेशन लेटर बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सीवी बना सकते हैं और किस तरह से आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आइल्स के टॉपिक पर भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और आगे भी फ्यूचर में बनाने का इरादा है। तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से वर्क करना है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको एप्लीकेशन के टाइम किन-किन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके मोटिवेशन लेटर की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एरास्मस मुंडस के किसी भी प्रोग्राम को आप उठाकर देख लें। तो अगर आपने इस चीज़ को क्रैक करना है, अपना फ्यूचर गोल अचीव करना है, तो अपने मोटिवेशन लेटर पे बहुत वर्क करना होगा। मोटिवेशन लेटर अच्छा नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन कितनी भी स्ट्रांग हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी। आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। आप अपने पर्सपेक्टिव से ना सोचें, आप ये सोचें कि एक प्रोग्राम कमेटी जो कि सिलेक्ट करने वाली है कुछ 25 से 30 स्टूडेंट्स अपने, वो किस तरह से थॉट प्रोसेस रखती है, वो क्या सोच के हायरिंग करती है या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। तो आपने उनके माइंडसेट से चलना है और सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में क्या मांग रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली जो चीज़ उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखी होगी कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वही चीज़ें वो अपनी चेकलिस्ट में देख रहे होंगे आपके लिए। सबसे पहले उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को प्रिपेयर करें। अपनी प्रोफाइल में उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम की वेबसाइट पे लिखे हैं और अपनी मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखता हूँ कि बच्चे अपने मोटिवेशन को किसी दूसरे के मोटिवेशन लेटर से कंपेयर करके फेक करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हर इंसान की मोटिवेशन अलग है और आप अगर लिख भी लेंगे किसी से कॉपी करके, तो आप उस चीज़ को, उस फीलिंग को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे पेपर पे जो उसने अपने एप्लीकेशन में लिखते वक्त करी होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना मोटिवेशन लेटर खुद लिखें। उस मोटिवेशन लेटर में अपनी रियल मोटिवेशन को फाइंड करें। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ बिल्कुल रियल आपको अपनी एप्लीकेशन में बतानी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको टेलर करनी पड़ती हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक फेक स्टोरी क्रिएट करें अपनी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। वो ईज़िली पता चल जाती है, क्योंकि जो लोग आपको सिलेक्ट करने बैठे हैं उनका 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ईज़िली आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ आप फेक कर रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितने भी मैं अपने डिपार्टमेंट के, अपने प्रोग्राम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स से मिला हूँ, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि बच्चे अपना मोटिवेशन फेक करते हैं और वो ईज़िली रिजेक्ट हो जाता है आइडेंटिफाई होने के बाद। तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी मोटिवेशन फाइंड करें कि मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से और क्या मेरे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम को लेकर। अब दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है आपकी सीवी। सीवी में आपका या तो वर्क एक्सपीरियंस होगा या फिर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होंगी, रिसर्च वर्क होगा या आपका वॉलंटियर वर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर एक एप्लीकेशन क्रिएट करती हैं। तो किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल लेकर आप मोटिवेट या डिमोटिवेट ना हो कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, या मेरे पास अच्छी सीजीपीए है तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है और देखा जाता है कि ये स्टूडेंट कितना सूटेड है इस प्रोग्राम के लिए और अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में ये कितना काम आ सकता है सोसाइटी के लिए। तो अपनी सीवी को हमेशा डिटेल्ड बनाएं, उसमें अपनी अचीवमेंट्स बताएं और अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करके बताएं। और एग्जाम्पल, आपने किसी प्रोग्राम पे वर्क किया है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है और उस प्रोजेक्ट की जो रिजल्ट्स हैं, बेसिकली उन रिजल्ट्स में क्वान्टिफाइबल कोई चीज़ है तो उसको क्वान्टिफाई करें कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है तो प्रॉफिट कितना था, और अपने स्टेप्स बताएं, अपना रोल बताएं कि मैंने उस प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली लीड किया था जिसके रिजल्ट हमने अचीव करे विद इन टाइम और विद ऑल द टारगेट्स व्हिच वी मेट। सो इस तरह से आप अपनी हर एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। और जब सीवी आपकी तैयार हो जाएगी तो तीसरी चीज़ आती है रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोफेसर्स जिनसे आपकी अच्छी बातचीत है उनके पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आपके चाहता हूँ कि आपको मैं अपना टेम्पलेट प्रोवाइड करूँ, आप उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो भी प्रोफेसर्स आजकल रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो एक ही टेम्पलेट सब स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, जेनेरिक सी होती है बिल्कुल, और वो आपकी ट्रू पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपको रिकमेंडेशन के मार्क्स नहीं मिल पाते एप्लीकेशन। तो अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आपको अपना रिकमेंडेशन लेटर एक लिख के देता हूँ टेम्पलेट, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे हों जो मिस ना हो जाए मेरे रिकमेंडेशन लेटर से। पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करें और ज़्यादातर प्रोफेसर्स पाकिस्तान के केस में इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। तो आई एम श्योर कि इंडिया में भी ऐसा ही होगा स्पेसिफिकली। तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको अपना रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कीजिए और फिर उसको साइन करवाइए। अब चौथी चीज़ आ जाती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या तो आपको देना होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, या फिर आपको देना होगा आइल्स एग्जाम का सर्टिफिकेट जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए 6.5 प्लस। तो इन दोनों केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्रोग्राम में मैंने आइल्स विद 7.5 बैंड्स अप्लाई किया था और मुझे स्कोर कुछ दिया गया था बिलो 4, जबकि एक स्टूडेंट जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ था उसका स्कोर अबव 4.5 था। तो इस चीज़ को मैंने प्रोग्राम कमेटी के सामने भी रखा। तो मेरी सजेशन ये होगी कि जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो तो एक पीडीएफ बनाइए, उसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और आइल्स सर्टिफिकेट दोनों मर्ज्ड हों और वो पीडीएफ आप अपलोड करें, क्योंकि कुछ नहीं पता प्रोग्राम कमेटी किस क्राइटेरिया के हिसाब से सोच रही है। तो हो सकता है इवन आफ्टर गेटिंग 7.5 बैंड्स आइल्स की बेसिस पे आपको कम मार्क्स दे दें, प्रोफिशिएंसी की बेसिस पे आपको ज़्यादा मार्क्स दे दें। तो जस्ट इन केस आप दोनों पीडीएफ्स अपनी एक मर्ज करके रखें और जहाँ भी अप्लाई करें दोनों के साथ अप्लाई करें। ये सिर्फ मेरे प्रोग्राम में मेरी एग्जाम्पल है, इसको मैं इस तरह से एज अ होल जस्टिफाई नहीं करूंगा या एज अ होल इस चीज़ को नहीं बताऊंगा कि हर प्रोग्राम में ऐसा होता है। और इवन क्या हो सकता है कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर जस्ट एक प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कीजिएगा, बट टू बी ऑन सेफ साइड दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें।
और इन केस के अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी इनफ है। और अगर आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आप देखना चाह रहे हैं वीडियोस, तो मेरी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, उनको जाके देख सकते हैं। अब इन 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अभी से आपने करना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन विंडो 2 से 3 महीने चलता है, लेकिन आप जैसे-जैसे डेडलाइन के करीब आते हैं, आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बेसिस पे आप पैनिक करते जाते हो और अच्छी एप्लीकेशन तैयार नहीं होती। तो अभी से तैयार करें, इन 4 डॉक्यूमेंट्स को मेजर फोकस करें, इनको अच्छा खासा टाइम दें। ये नहीं कि एक दिन में आपने मोटिवेशन लेटर लिखा, नेक्स्ट डे उसको रिफाइन करा और दैट्स इट। गिव इनफ टाइम टू एवरी डॉक्यूमेंट। 1 हफ्ता आप मोटिवेशन लेटर को दें, 1 हफ्ता सीवी को दें और इस तरह से रिकमेंडेशन लेटर्स लिखें अच्छे और अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करें कि उनको साइन कर दें। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोग्राम को मैनेज कर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मोटिवेशन लेटर पे तकरीबन 1 महीना अपना इन्वेस्ट किया था, उसको मैंने बार-बार रिफाइन किया, मैंने तकरीबन 10-15 सीनियर्स से बात करी, उनका जो भी फीडबैक आता था मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता था और इस तरह से मैंने अपना मोटिवेशन लेटर रिफाइन किया। आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेशन विंडो पूरी खाली है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इन्वेस्ट करें अपना टाइम, हर डॉक्यूमेंट को पूरा टाइम दें और रिव्यू करवाएँ। काफ़ी सारे सीनियर्स ऐसे मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी फीस आपका मोटिवेशन लेटर रिव्यू करके दे सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे भी सेंड कर सकते हैं और भी अगर आपका कोई सीनियर कम्युनिकेशन में हो तो उसको भी सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन।